फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं विलेन के अनुसंग के गुणधर्म के उन 4 टॉपिकों में से पहले टॉपिक को, जिनमें आपको चारों टॉपिक्स के नाम बताए गए थे, जिनके नाम थे वाष्प में अवनमन, परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। उसमें पहले टॉपिक को हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वाष्प में अवनमन। जैसा कि हम लोग वाष्प में अवनमन के बारे में यदि पढ़ने जा रहे हैं तो इनमें जो शब्द प्रमुख उपयोग किए गए उनका मतलब जान लेते हैं। वाष्प दाब में अवनमन का मतलब है कि वाष्प दाब, अवनमन का मतलब घटेगा। तो वाष्प दाब घटेगा, किसका घटेगा तो ये भी हम लोगों को पता है कि विलयन का घटेगा। यदि ये चीजें स्पष्ट न हो तो पिछले एपिसोड को जाके देख लीजिएगा, उसमें सभी चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझाए जा चुके हैं। वही चीज आप इसमें देखेंगे कि कैसे क्या चीजें हो रहे हैं। तो वाष्प दाब में अवनमन का मतलब क्या होता है? वाष्प दाब अवनमन का मतलब होता है घटना। वाष्प दाब घटेगा, किसका घटेगा? विलयन का घटेगा। अब जब विलयन का घटेगा तो बताइए किसका बढ़ेगा, किसका अधिक होगा? शुद्ध विलायक का। तो इसका मतलब कि वाष्प दाब में अवनमन क्या होने वाला है? तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन में विलायक के वाष्प दाब के अंतर को ही क्या कहने वाले हैं? वाष्प दाब में अवनमन। लेकिन प्रश्न यहाँ पर होगा, ठीक है अवनमन का मतलब तो समझ गया, लेकिन वाष्प दाब का मतलब क्या होता है? तो वाष्प दाब जैसे शब्द है वैसे ही आप इसकी परिभाषा भी है। वाष्प दाब का मतलब होता है वाष्प में परिवर्तित होने के लिए द्रव के अणु द्रव की सतह पर दाब डालते हैं। क्या करते हैं? द्रव के अणु वाष्प में परिवर्तित होने के लिए द्रव की सतह पर दाब डालते हैं। जो दाब डालते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। तो यहां पर दो चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया, एक वाष्प दाब, दूसरा वाष्प दाब में अवनमन। आइए इन दोनों चीजों को देख भी लेते हैं। पहला चीज आपका है वाष्प दाब। वाष्प दाब मैंने क्या बताया? वाष्प में परिवर्तित करने के लिए द्रव के अणु द्रव की सतह पर दाब डालते हैं। वही चीज यहाँ पर है, किसी द्रव द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए द्रव की सतह पर डाला गया दाब उसका वाष्प दाब कहलाता है। अब हम लोग वाष्प दाब समझ चुके हैं। अब अगली हेडिंग हम लोगों का आने वाला है वाष्प दाब में अवनमन। अब वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है तो मैंने यहाँ पर उसका परिभाषा नहीं लिखा, सीधे व्यंजक लिख दिया और इसी से आप परिभाषा भी लिख सकते हैं यदि आपको यही याद रहा। क्या लिखा गया? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलयन में विलायक के वाष्प दाब, माइनस का मतलब होता है अंतर, कि अंतर को क्या कहते हैं? वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। विलयन में विलायक के वाष्प दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं? PS से। इसलिए वाष्प दाब में अवनमन बराबर क्या सूत्र मिल जाएगा? मिल जाएगा P माइनस PS। अब अगली चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है ये भी आप व्यंजक याद रखेंगे, परिभाषा याद रहेगी, आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। अब यहां से समझिएगा, तो इसमें क्या होता है? वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, किसके किसके? वाष्प दाब में अवनमन शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही क्या कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। जिनमें यह प्रश्न आपका पूछा गया है कि वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है तथा राउल्ट के नियम और उनके व्यंजक को लिखते हुए उनकी सीमा को समझाइए। 5 नंबर में पूछा हुआ है। इनमें से बाय पार्ट करके भी प्रश्न आते हैं, कौन से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये चीजें भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहले ये जान लेते हैं कौन सी चीज क्या होती है। अगली चीज है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम है तो पहले से स्पष्ट हो गया कि इस नियम की खोज राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया होगा, तभी इसे क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम कहते हैं। अब इन्होंने इस नियम की खोज कितने सन में किया था? तो 1877 ईस्वी में किया था। इसका मतलब क्या मिलने वाला है? इस नियम की खोज सन 1877 ईस्वी में राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। उनके अनुसार परिभाषा क्या था? तो उन्होंने 2 चीजें बस बोला था, दोनों चीजें याद रखिएगा। अधिक बार आपका राउल्ट का नियम पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस में भी प्रश्न इससे पूछे गए। प्रश्न क्या है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आपने पढ़ा है, ठीक उसी को लेकर इन्होंने अपना नियम दिया कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन सदैव विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन सदैव विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही नियम किसका है? राउल्ट का। ये चीजें हमेशा याद रखिएगा।
वही नियम है, किसी विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान उसके विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब इनके व्यंजक का निगमन करने के लिए भी पूछता है, इनका व्यंजक भी लिखिए। यदि निगमन पूछता है तब तो आप पूरा करिएगा, और यदि केवल व्यंजक पूछता है तो लास्ट में जो व्यंजक हम लोगों को मिलेगा केवल वो लिख दीजिएगा। अब अगली चीज हम लोग निगमन करने जा रहा है किसके, राउट के नियम के व्यंजक की। अब इसमें क्या करते हैं, हमें विलय के मोल प्रभाज का सूत्र तो पता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मानेंगे। माना विलय के मोलों की संख्या स्मॉल एन और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन है, तो विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं विलय के मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, तो वह होता है विलय के मोलों की संख्या बटे में विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या। हम लोगों ने माना क्या है, विलय के मोलों की संख्या स्मॉल एन माने हैं और विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या का मान क्या निकाले हैं, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसलिए विलय के मोल प्रभाज बराबर क्या मिलने वाला है, स्मॉल एन बटे में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन मिलने वाला है। वो चीज देख लीजिए कि माना यदि विलय के मोलों की संख्या स्मॉल एन और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन हो, तो विलय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, विलय के मोलों की संख्या बटे में विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या, जिसमें विलय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं और विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या को स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, और इन दोनों का जो अनुपात होता है वह विलय का मोल प्रभाज कहलाता है। इसलिए बराबर क्या लिखा गया, स्मॉल एन अपन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। मतलब विलय के मोल प्रभाज का मान मिल चुका है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब नियम क्या कहते हैं उसी के आधार पर आपको निगमन करने हैं। तो राउट के नियमानुसार क्या है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान सदैव विलय के मोल प्रभाज की क्या होता है, बराबर होता है। यही याद रखिएगा, इसी से आप व्यंजक लिखेंगे और इसी से इनका नियम भी लिखते हैं। अब यहाँ पर वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान आपने क्या निकाला था, तो आपने निकाला P माइनस पी एस अपन पी। इसका मतलब क्या लिखेंगे, P माइनस पी एस अपन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एन अपन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये तो इनका व्यंजक होने वाला है। लेकिन अगर मान लीजिए वहीं पर विलायक के मोल प्रभाज बराबर क्या मान होगा, ये हो जाए, तब बताइए क्या मिलने वाला है। तो आइए वो भी जान लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि दोनों मानों को एक में से घटा देते हैं, एक में से घटाते हैं ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो, और साथ में हमें विलायक के मोल प्रभाज के बीच भी, वाष्प दाब और विलायक के मोल प्रभाज के बीच भी क्या मिल जाए, संबंध मिल जाए। अब कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। तो क्या कर दिया हमने, मान में परिवर्तन ना हो, 1 माइनस पी एस अपन पी इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल एन अपन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन लिख दिए। अब यदि टोटल आपका हर लेना चाहे, तो यदि P नीचे लिखना चाहे तो P का यहाँ गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P माइनस माइनस का गुणा होगा माइनस P और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस PS हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, P माइनस P प्लस PS अपन P हो जाएगा। वही चीज यहाँ होने वाला है, यहाँ गुणा होगा तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन माइनस का एन बटे में क्या हो जाएगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। स्मॉल एन से स्मॉल एन क्या हो जाएगा, कैंसिल, P से P क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्या मिलने वाला है यहाँ पर, PS अपन P, मतलब PS अपन P इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कैपिटल एन बटे में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब जो कैपिटल एन अपन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन आया है, ये क्या कहलाता है, विलय का मोल प्रभाज कहलाता है। इसका मतलब ये विलय का मोल प्रभाज है। अब ये क्या है, तो ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब है और ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। इसका मतलब कि विलयन के वाष्प दाब और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात सदैव विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, और विलयन में विलायक के वाष्प दाब और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात सदैव विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जो कि आपको दूसरे समीकरण से मिल रहा है परिभाषा। यदि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दे तो क्या मिलने वाला, तो समीकरण 1 क्या है आपका, P माइनस पी एस अपन P है। समीकरण 2 क्या है, PS अपन P है, PS अपन P हो गया इक्वल टू समीकरण 1 में क्या है, स्मॉल एन अपन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और समीकरण 2 में क्या है, कैपिटल एन अपन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। आपको पता है कि पहले का रिलेशन चौथे से होता है, दूसरे का रिलेशन तीसरे से होता है। इसका मतलब ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ जाएगा, इसलिए क्या मिलेगा, P माइनस पी एस इंटू पी अपन ये क्या मिल जाएगा, PS इंटू P
P मिल जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा। वही चीज यहाँ होने वाला, ये चीज ऊपर जाएगा, ये चीज नीचे आ जाएगा। तो स्मॉल n इंटू स्मॉल n प्लस कैपिटल N मिलेगा, बटे में कैपिटल N इंटू स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये दोनों चीजें एक दूसरे से कटेंगे, ये दोनों चीजें एक दूसरे से कटेंगे, क्या मिल जाएगा P माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो राउल्ट के नियम का जो व्यंजक पूछता है तो याद रखिएगा यही उसका व्यंजक होता है, P माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे में अणुभार होता है। भार को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल w से। अणुभार को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। यदि स्मॉल n होगा तो स्मॉल w अपन स्मॉल n लिखेंगे, और यदि कैपिटल N होगा तो कैपिटल W अपन कैपिटल M लिखेंगे। वही चीज यहाँ लिखा गया, स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल w अपन स्मॉल m, और कैपिटल N इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल W अपन कैपिटल M होता है। क्योंकि यहाँ 4 रेशियो बन रहा है तो पहले का रिलेशन चौथे से, दूसरे का रिलेशन तीसरे से। इसका स्मॉल w में कैपिटल M का गुणा होगा और कैपिटल W में स्मॉल m का गुणा होगा। यही क्या है, राउल्ट के नियम का व्यंजक। यदि राउल्ट का नियम और उसका व्यंजक पूछता है तो ये उनका नियम है और ये उनका व्यंजक है। और यदि राउल्ट के नियम का निगमन पूछता है, व्यंजक का निगमन पूछता है, तो यहां से लेके आप यहां तक लिखेंगे तब जाके आपको मिलेगा। लेकिन इसी में एक प्रश्न और जोड़ता है, वो क्या जोड़ता है, राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखिए कि राउल्ट का नियम किन किन चीजों पर लागू होता है। तो यहां से 4 कंडीशन मिलने वाले हैं और इन्हीं पर केवल राउल्ट का नियम लागू होता है, कार्य करता है। पहला हो गया कि राउल्ट का नियम केवल तनु विलयन पर ही लागू होता है। तो यहां से प्रश्न हो जाएगा कि सांद्र विलयन पर क्यों नहीं लागू होता है, क्योंकि सांद्र विलयन से राउल्ट का नियम जो होता है वो विचलन प्रदर्शित करता है, मतलब उस पर काम नहीं करता। तो राउल्ट का नियम जो होता है वो केवल तनु विलयन पर लागू होता है, जबकि सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विलेय पदार्थों पर ही लागू होता है। दूसरी चीज क्यों, क्योंकि वो जाके विलयन में जाकर वियोजित या संगुणित नहीं होंगे। लेकिन यदि विलयन में जाकर पदार्थ वियोजित या संगुणित हो जाता है तो ऐसे पदार्थों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। और जो पदार्थ विलयन में जाकर वियोजित या संगुणित हो जाते हैं ऐसे पदार्थों को विद्युत अपघट्य कहते हैं। इसका मतलब कि राउल्ट का नियम तनु विलयन पर लागू नहीं होता, राउल्ट का नियम केवल तनु विलयन पर लागू होता है, जबकि सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता। दूसरा क्या है कि राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विलेय पदार्थों पर ही लागू होता है। तीसरा क्या है, राउल्ट का नियम विद्युत अपघट्य पदार्थों पर लागू नहीं होता है। और चौथा क्या है, राउल्ट का नियम जो पदार्थ वियोजित या संगुणित हो जाते हैं उन पर लागू नहीं होता। वो चीजें देख लीजिएगा जिनमें आपका क्या है कि इनका नियम केवल तनु विलयन पर लागू होता है, क्योंकि सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्या है, इनका नियम केवल अवाष्पशील विलेय पदार्थों पर लागू होता है। किस पर, अवाष्पशील विलेय पदार्थों पर। इसका किस पर लागू नहीं होगा, इनका नियम विद्युत अपघट्य पदार्थों पर लागू नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो पदार्थ विलयन में संगुणित या वियोजित हो जाते हैं उन विलयनों पर इनका नियम लागू नहीं होता है। तो पहले इतनी चीजें आप देख लीजिए। अगली टॉपिक हम लोगों का जो पूछा जाता है वो भी ये भी पूछा जाता है कि राउल्ट के नियम और अणुभार के बीच संबंध लिखिए, या फिर वाष्प दाब और विलेय के अणुभार के बीच संबंध लिखिए। इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपका एक ही होता है। और इनमें क्या है, तो इनमें लिखा गया आपका कि माना यदि विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा स्मॉल w, विलेय का अणुभार स्मॉल m, विलायक की ग्राम में मात्रा कैपिटल W, विलायक का अणुभार कैपिटल M, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P, विलेय में विलायक का वाष्प दाब PS है। तो कौन सी चीज क्या है, सबसे पहले आप ये लिखेंगे हो तो क्या लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर स्मॉल w अपन स्मॉल m, और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल n बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल W अपन कैपिटल m हो जाएगा। अब यहाँ राउल्ट के नियमानुसार राउल्ट के व्यंजक से क्या लिखेंगे, तो लास्ट में हम लोगों ने पाया था P माइनस पी एस अपन पी एस इक्वल टू स्मॉल n अपन कैपिटल n। अब यहाँ से स्मॉल n और कैपिटल n की वैल्यू लाके यहाँ रख देंगे, क्या मिल जाएगा, P माइनस पी एस अपन पी एस इक्वल टू
स्मॉल w अपन स्मॉल m कैपिटल W अपन कैपिटल M हो जाएगा। अब पहले का रिलेशन चौथे से होता है, दूसरे का रिलेशन तीसरे से होता है, इसलिए ये ऊपर चला जाएगा। क्या मिल जाएगा? P माइनस पी एस अपन पी इक्वल टू स्मॉल w अपन स्मॉल m इंटू बटे में स्मॉल m इंटू कैपिटल W। चूंकि हमें संबंध किसका चाहिए, तो संबंध चाहिए विलेय के अणुभार के बीच, इसलिए विलेय का अणुभार क्या है? स्मॉल m है। तो स्मॉल m इस साइड लेके जाएंगे और ये सारी चीजें आप इस साइड लेके आएंगे, तो जो चीज अंश में है इधर आएगा तो हर में हो जाएगा, और जो हर में है वो कहाँ चला जाएगा? अंश में। या ऐसे भी समझ सकते हैं, p इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? p अपान p माइनस पी एस इंटू क्या बच गया यहाँ पर? स्मॉल w कैपिटल m, स्मॉल w कैपिटल m बटे में क्या हो जाएगा? कैपिटल W। तो ये संबंध मिल गया किसके किसके बीच? विलेय के अणुभार और वाष्प दाब के बीच। यदि पूछता है विलेय के अणुभार और वाष्प दाब के बीच संबंध लिखे, तो डायरेक्टली ये आप लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको इतना ही। यदि वीडियो सेशन पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, और अगले टॉपिक में अगले एपिसोड के साथ उपस्थित होंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।